हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में आर्चिन केमिकल्स आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आर्चिन केमिकल्स आईपीओ जो है वो ओपन होने वाला है 9th ऑफ नवंबर से। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स, क्या डिटेल्स है, क्या एनालिसिस है, अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पैसा बनता हुआ नज़र आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या करंट ग्रे मार्केट चल रही है, और कंपनी के बारे में हम पूरा डिटेल में पता करेंगे। क्या है कंपनी के प्लस, क्या है कंपनी के माइनस, यानी प्रोज एंड कॉन्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आईपीओ का सीज़न तो इस प्रकार से बढ़ चढ़ के बोल रहा है कि हर दिन कोई नया आईपीओ खुल जाता है। और इसी बीच अब आर्चिन केमिकल्स भी आपको अपना आईपीओ आती हुई नजर आई है। 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में दोस्तों ये आईपीओ जो ओपन होने वाला है, यानी वेडनेसडे से फ्राइडे तक ये इशू ओपन रहेगा। कंपनी के बारे में दोस्तों बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, किसकी, ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट में। कंपनी जो है वो लीडिंग स्पेशलिटी मराइन केमिकल मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। और फोकस कंपनी का किस पे है, प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट सल्फेट ऑफ पोटैश टू कस्टमर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अनडाउटेडली कंपनी का काम क्या है, कंपनी का काम ओवरऑल आपको देखने को मिलता है ब्रोमाइन का है, जो एक्सपोर्ट करती हुई नजर आती है। इंडस्ट्रियल सॉल्ट का है, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और सल्फेट ऑफ पोटैश का है, जो जो ये एक्सपोर्ट करती है अराउंड द वर्ल्ड। आर्चिन केमिकल्स दोस्तों, जो आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़ है वो करीबन 18 ग्लोबल कस्टमर्स, 13 कंट्रीज़ के अंदर 24 डोमेस्टिक कस्टमर्स के साथ जुड़ी हुई है। कंपनी करीबन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रही है इंडस्ट्रियल सॉल्ट का, क्योंकि इन्होंने करीबन 2.7 मिलियन मेट्रिक टन फिजिकल 2021 के अंदर एक्सपोर्ट किया है। आर्चिन केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन की इंडिया में। और यहाँ पे याद रखिएगा, कंपनी जो है वो सिर्फ ब्रोमाइन एक्सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन मैन्युफैक्चर भी करती है सल्फेट पोटाश इंडिया के अंदर। कंपनी मराइन केमिकल बिजनेस के अंदर प्रीडोमिनेंटली कंडक्ट जो कर रही है बिजनेस टू बिजनेस, यानी B2B बेसिस पे, इंडिया के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। तो कंपनी का प्रेजेंस अनडाउटेडली आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा। कंपनी की दोस्तों प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ कहाँ पे, तो देखिए ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट और सल्फेट ऑफ पोटाश की जो ऑपरेशन है, कंपनी गुजरात के अंदर अपना लोकेशन रखती है, यानी इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाजीपीर गुजरात के अंदर। और नॉर्दर्न एज ऑफ द रन ऑफ कच्छ ब्राइन फील्ड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली गुजरात के अंदर आपको कंपनी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। और अगर बात करें दोस्तों कंपनी की अब स्ट्रेंथ के ऊपर, सी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी की स्ट्रेंथ को समझना कि कंपनी क्या कर रही है। तो सबसे पहले तो कंपनी एक लीडिंग मार्केट पोजीशन पे है, क्योंकि एक्सपांशन और ग्रोथ ब्रोमाइन और इंडस्ट्रियल सॉल्ट के अंदर काफ़ी है, और कंपनी वहाँ पर एक लीडिंग पोजीशन पे है। इस बिजनेस के अंदर आने के लिए कंपनी ऐसे ही नहीं आ सकती है, बहुत सारे एंट्री बैरियर्स है। तो कंपनी उस बिजनेस के अंदर है जहाँ पे इतने ज़्यादा एंट्री बैरियर्स है, तो डेफिनेटली अपनी लीडिंग पोजीशन को कायम रख सकती है। कंपनी के पास एस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन है, कॉस्ट एफिशिएंसीज के साथ काम करती है। तो ये भी अपने आप में बढ़िया है। एनवायरमेंटल सेफ्टी का भी ध्यान कंपनी का है, फोकस है वहाँ पर। लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन इंडस्ट्रियल सॉल्ट के अंदर, ग्लोबल कस्टमर बेस है कंपनी का। स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उसके बारे में आगे बात करेंगे। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, प्रमोटर्स है, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स है और स्टेक होल्डर्स है। लेकिन स्ट्रेंथ के बाद अब वीकनेसेस भी हमको समझनी पड़ेगी। नाउ दोस्तों, की रिस्क कौन कौन से ये आप समझिए। देखिए, जब भी कोई स्लो डाउन आएगा या फिर शट डाउन आएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस के अंदर, आप मान लीजिए स्ट्राइक्स के कारण हो गया, वर्क स्टॉपेज हो गया, कोई इंक्रीज वेज डिमांड्स हो गई, तो इससे कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, पड़ता ही है। असर असर ज़रूर पड़ता ही है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो सकती है, बिकॉज ये पूरा उन पे रिलाय करते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब भी कोई अनसक्सेसफुल डेवलपमेंट होगा जिसमें कंपनी कोई अगर नया ब्रोमीन का डेरिवेटिव डेरिवेटिव मतलब ब्रोमीन का कोई सब्सटेंस होता है, उसके सब पार्ट्स आप कह सकते हैं, तो उसका जब भी कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट निकलेगा या फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ दिक्कतें आ गई, तो ये सबसे पहली बात तो देखिए, कंपनी को टाइम का तो डेफिनेटली यहाँ पर वेस्टेज हो ही रहा है, बिकॉज उसको नया ब्रोमीन का कोई भी डेरिवेटिव ऐसे ही नहीं निकल जाता है, काफ़ी प्रोसेस होती है, काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च होगी, उसके बाद जाके वो निकलेगा। लेकिन अगर वो अनसक्सेसफुल रहा तो इससे कंपनी को टाइम की तो दिक्कत है ही, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिव यानी जो पैसा लग रहा है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़ाया होता हुआ नजर आ सकता है। थर्ड, रिलायंस ऑन 3 प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स फॉर सब्सटेंशियली ग्रोथ ऑफ सेल्स कुड हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बिजनेस। सी कंपनी 3 प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कंपनी के 3 बेसिक प्रोडक्ट्स है, प्रिंसिपल प्रोडक्ट्स आप कह सकते हैं, जिसके कारण कंपनी ने काफ़ी ग्रोथ देखी है। तो अगर आगे चल के उनके अंदर कोई दिक्कतें आती तो डेफिनेटली वो बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट छोड़ सकती है। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ दोस्तों सिर्फ गुजरात के अंदर लोकेटेड है,
तो अगर कभी भी कुछ दिक्कतें आती है, जैसे जियोग्राफिकल रिस्क, जैसे वेदर आ जाता है, कोई नेचुरल अकरेंस हो जाता है, तो उसके कारण दोस्तों रेगुलेटरी, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक कोई भी चेंज अगर आ गया तो कंपनी को बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक और सबसे बड़ी दिक्कत है, बिकॉज कंपनी का सिर्फ फैसिलिटी गुजरात में ही अवेलेबल है। तो ये दोस्तों कुछ 4 इंपॉर्टेंट रिस्क थे जिनके ऊपर हमने बात करी, स्ट्रेंथ के ऊपर बात करी। अब एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब फंडामेंटल्स, 31 मार्च 2019 में कंपनी का दोस्तों जो टोटल रेवेन्यू आया था वो 572 करोड़ आया था। उसके सामने कंपनी ने अपना मुनाफा दिया था करीबन 40 करोड़ के लगभग का। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 572 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू तो है, लेकिन 772 करोड़ का बोरोइंग है। तो रेवेन्यू के सामने बोरोइंग मिसमैच हो रहा था। उसके बाद दोस्तों 617 करोड़ का कंपनी ने अगले साल रेवेन्यू पोस्ट किया, लेकिन कंपनी घाटे में चली गई। करीबन कंपनी ने 36 करोड़ का लॉस पोस्ट किया, और उस समय जो बोरोइंग थी वो कम नहीं हुई लेकिन और बढ़ गई, 929.26 करोड़ हो गई। कंपनी की जरूर टोटल एसेट 1428 करोड़ है, लेकिन बोरोइंग आप समझेंगे तो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके दोस्तों अगले साल कंपनी ने क्या किया, उसके अगले साल दोस्तों कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर, अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर बहुत सुधार आया। कंपनी का दोस्तों रेवेन्यू करीबन 1140 करोड़ का हो गया और मुनाफा हो गया 188 करोड़ का। ये आप नंबर्स देखेंगे तो हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। और कंपनी की बोरोइंग्स भी कम हो गई रेवेन्यू के सामने। नेटवर्थ जरूर 1530 करोड़ हुई, बट ओवरऑल कंपनी ने ग्रोथ दिखाई। तो कंपनी के फंडामेंटल्स में ये कह सकता हूँ कि ठीक है, ग्रोथ नजर आ रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं जैसे बात हुई थी। और अगर आप 30 जून के नंबर देखेंगे तो 408 करोड़ का रेवेन्यू आया, अब 84 करोड़ रुपीस का दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट आया। तो रेवेन्यू के सामने प्रॉफिट ठीक नजर आता है। सो ओवरऑल फंडामेंटल्स ठीक है, बहुत ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट अच्छे आपको नजर आ जाते हैं। कंपनी इशू क्यों ला रही है दोस्तों? कंपनी का इशू लाने का साफ साफ यही है कि कंपनी अपना जो सेल कर रही है, शेयर होल्डर्स विल बी इंटाइटल्ड टू देयर रिस्पेक्टिव पोर्शन ऑफ द प्रोसीड, जो ओएफएस है। अब कंपनी जो फ्रेश इशू से क्या क्या करेगी? सबसे पहली बात तो कंपनी को कुछ रिडम्पशन करना है और कुछ पेमेंट करना है। जो एनसीडीज यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कंपनी ने इशू की थी, उसका पेमेंट करना है, और कुछ जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। अब डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ओपन होने वाला है। ₹2 की फेस वैल्यू इस आईपीओ की, ₹407 का प्राइस बैंड रखा गया है। 36 शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 1462 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 805 करोड़ का है, और जो बाकी का है वो ओएफएस है 657 करोड़ का। लिस्टिंग किस पे होगी? बीएसई एनएसई दोनों पे होगी। बुकबल टाइप का इशू आईपीओ है। इसमें क्यूआईबीज को 75% ऑफ द ऑफर दिया गया है। क्यों? बिकॉज एक क्वार्टर में कंपनी ने नुकसान दिया था। इसके कारण दोस्तों 75% फॉर द क्यूआईबीज, फॉर एचएनआई 15% एंड फॉर द रिटेल ओनली 10%। ये दोस्तों दिया जाएगा। एक लॉट में आपको लगाने के लिए करीबन 36 शेयर्स मिल रहे हैं, तो 14,652 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आप टोटल 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,90,476 रुपीज़ लगाने होंगे। अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो कम से कम मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको सबसे बिग एनआई यानी सबसे मिनिमम क्वांटिटी के लिए अप्लाई करना है तो आपको 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कंपनी के दोस्तों प्रमोटर्स जो है वो है केमिका स्पेशलिटीज़ एलएलपी, रवि पिंडुर्ती और रंजीत पिंदुर्ती। तो अगर नाम गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा, बट दोस्तों कंपनी के प्रमोटर्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये ओएफएस भी है, तो कंपनी के प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है वो कम होगी, 65% है अभी, लेकिन अब हो जाएगी 55.04%। यानी कंपनी के प्रमोटर्स के पास अभी भी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा पोर्शन रहेगा, बट प्रमोटर्स की स्टेक जो है वो कम होने वाली है। सो दोस्तों अब करना क्या चाहिए, क्या है मेरा रिव्यू? मेरे को लगता है दोस्तों कंपनी डेफिनेटली बढ़िया है। अब लगातार दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जिस प्रकार से मुझे लगता है कि ये बढ़िया पूरा मूड माहौल बना हुआ है। स्पेशलिटी केमिकल्स वैसे भी बढ़िया ही करती है, और अगर लॉन्गर टर्म की भी बात करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी बुरा करेगी। रीजनेबली प्राइस है। दिक्कत क्या आती है कि थोड़ा बहुत अगर और नीचे दे जाती तो बढ़िया होता, बट अभी भी इसको कोई महंगा नहीं कह सकता, मैं आपको ये साफ साफ कह दूँ। अप्लाई करना चाहिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग इन मिल जाए तो बहुत अच्छा बात है, मिलना भी चाहिए 10 से 15% के बीच में, लेकिन अगर नहीं मिले तो वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ये है कि 5 to 10% का दोस्तों लिस्टिंग इन अगर मिल जाए तो वो सही रहेगा। 15% लेट से अगर नहीं भी मिले तो मार्केट अगर बढ़ गए तो बात अलग है। दूसरी बात क्या है कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी कह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कंपनी जो है वो अच्छा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखती है, एंड डेफिनेटली कैपेबिलिटी है। तो ओवरऑल मेरी तो सलाह यही है। अभी ग्रे मार्केट इसका अगर आप चेक करेंगे तो करेंट ग्रे मार्केट 58 रुपीज़, राइट। एक समय पे 90 रुपये चल रहा था, बहुत तेज़ी से नीचे आया, और उसके कारण 14.25% दिख रहा है। तो वही है, बट ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि लॉन्गर टर्म के लिए मुझे इशू बढ़िया लगता है, और आप अप्लाई करके चल सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। आप क्या मानते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।